The Khalistan movement is now history. The Khalistani extremists continue to target India over no issue. The only way out and the only solution we have is the independence of Punjab, and we are seeking a non-binding referendum in the year 2020. जो जितने मिनिस्कल माइनॉरिटी है जो सारे खालिस्तान की बातें करते हैं, लार्ज नंबर ऑफ पीपल आर डाई हार्ड प्रो इंडियन। सिख जो है 23 फरवरी को अजनाला पुलिस स्टेशन को घेर लिया जाता है और एक साउथ की मूवी की तरह पुलिस पे लोग तलवारों से अटैक करते हैं और देश विरोधी खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे होते हैं। उसके बाद वो अपने लीडर के दोस्त को पुलिस स्टेशन से वापस ले आते हैं, लेकिन पुलिस कोई एक्शन नहीं लेती। पर क्यों? चलिए जानते हैं आज की वीडियो में आखिर किसके बोलने पर पंजाब के अजनाला में भीड़ ने पुलिस पर अटैक किया और क्या है खालिस्तान। खालिस्तान आंदोलन की जड़ें 1947 में भारत के विभाजन से जुड़ी है, जब पंजाब का क्षेत्र भारत और पाकिस्तान के बीच विभाजित किया गया था। कई सिख जो इस क्षेत्र में बहुसंख्यक थे, उन्होंने महसूस किया कि भारत सरकार द्वारा उनके राजनीतिक और आर्थिक हितों की रक्षा नहीं की जा रही है। 1966 में पंजाब स्टेट बनाने के सरकार के फैसले से भावना और बढ़ गई, जिसके कारण एक अलग सिख राज्य की मांग हुई। 1960 में सिख मिलिटेंट्स उभरने लगे जो खालिस्तान की डिमांड करने लगे, जिसमें वो पंजाब और अन्य पड़ोसी राज्यों जैसे कि हिमाचल प्रदेश और हरियाणा के कुछ हिस्सों को शामिल करने की बात करने लगे। 1970 के दशक में उग्रवादी समूहों ने अपनी मांगों को दबाने के लिए हिंसा को अंजाम देने के साथ साथ सरकार विरोधी आंदोलन को भी गति दी। एक्स RNAW ऑफिसर GB सिद्धू ने मेजर गौरव आर्य को इंटरव्यू देते वक्त बताया है कि किस तरह से कांग्रेस पार्टी ने इलेक्शन जीतने के लिए जर्नैल सिंह भिंडरावाला को फुल सपोर्ट किया था, ताकि वो अकालीस को सप्रेस करके कांग्रेस को इलेक्शन जितवा दी। इसकी पुष्टि लेफ्टिनेंट जनरल कुलदीप ब्रार ने भी। 1980 के दशक में खालिस्तान आंदोलन अपने चरम पर पहुंच गया था। फिर एक स्वतंत्र सिख राज्य के निर्माण के लिए बब्बर खालसा और खालिस्तान लिबरेशन फोर्स जैसे कई मिलिटेंट ग्रुप्स का गठन किया गया। इन मिलिटेंट ग्रुप्स का मुकाबला करने के लिए पंजाब में भारतीय सेना को तैनात करने के साथ ही हिंसा बढ़ गई। इसने हिंसा के एक चक्र को जन्म दिया। इस समय के दौरान सबसे महत्वपूर्ण घटना 1984 का ऑपरेशन ब्लू स्टार था। ऑपरेशन ब्लू स्टार तक हुई हिंसक घटनाओं में खालिस्तानी मिलिटेंट्स ने 165 निरंकारी और कई हिंदू मारे थे। यहाँ तक कि भिंडरावाला का विरोध करने वाले 39 सिख भी मारे गए थे। अब लोग भिंडरावाले के खिलाफ बोलने से भी डरते थे और अगर कोई इसके खिलाफ बोलता तो उसके सपोर्टर्स उसे मार देते। लाला जगत नारायण जो कि पंजाब केसरी के एडिटर थे, उन्हें भी भिंडरावाले के साथियों ने सिर्फ इसलिए मार दिया क्योंकि वो फ्रंट पेज पर रोज छापते थे कि हिंदुओं को डरने की ज़रूरत नहीं है और पंजाब छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। भिंडरावाले ने पवित्र मंदिर परिसर को एक वेपन हेडक्वार्टर बना दिया था और गोल्डन टेम्पल पर मिलिटेंट्स बैठ गए थे। ऑपरेशन ब्लू स्टार से पहले खालिस्तानी आतंकवादियों द्वारा पंजाब राज्य में हिंदुओं की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी, जबकि जगत नारायण जैसे प्रमुख नेताओं की हत्याओं को अच्छी तरह से डॉक्यूमेंटेड किया गया था। मारे गए कई हिंदुओं के नाम रिकॉर्ड में भी नहीं है। 3 जून 1984 को भारतीय सेना अमृतसर में गोल्डन टेम्पल को घेर लेती है ताकि वहां शरण ले रहे आतंकवादियों को बाहर निकाल सके। मंदिर की लाइट, वाटर और फूड सप्लाई को पूरी तरह से कट कर दिया जाता है। आर्मी भी अंदर बैठे मिलिटेंट्स को सरेंडर करने को कहती है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ऑपरेशन के परिणाम स्वरूप आतंकवादियों और नागरिकों सहित सैकड़ों लोग मारे जाते हैं। इसमें भारतीय सेना को भी बहुत नुकसान हुआ था, क्योंकि गोल्डन टेम्पल में बैठे आतंकवादी एक इंडियन आर्मी से रिटायर्ड सिख जनरल शाबेग सिंह से ट्रेंड थे और इनके पास काफ़ी हथियार थे जो कि इन्हें पाकिस्तान से दिए गए थे, क्योंकि मिलिटेंट से जो भी गन मिलती थी वो चाइनीज़ AK ही होती थी। 31 अक्टूबर 1984 को ऑपरेशन ब्लू स्टार के प्रतिशोध में इंदिरा गांधी की हत्या उनके 2 सिख बॉडीगार्ड सतवंत सिंह और बेअंत सिंह ने की थी, जिसके बाद 1 नवंबर 1984 को इंदिरा गांधी की हत्या के प्रतिशोध में दिल्ली में सिख विरोधी दंगे शुरू हो गए थे, जिसे कांग्रेस लीडर सज्जन कुमार और कांग्रेस समर्थकों ने अंजाम दिया था। 31 अक्टूबर की रात के दौरान नरसंहार शुरू होने से पहले हमलावरों ने सिख घरों को S के साथ चिन्हित करने के लिए सूचियों का इस्तेमाल किया। क्योंकि भीड़ के अधिकांश सदस्य अनपढ़ थे, कांग्रेस पार्टी के अधिकारियों ने सूचियों को पढ़ने और अन्य इलाकों में सिख घरों और व्यवसायों में भीड़ का नेतृत्व करने में सहायता प्रदान की। सूचियों के साथ भीड़ सिखों के स्थान को आसानी से पहचान सकती थी। कांग्रेस पार्टी के अधिकारियों द्वारा हमलावरों को वोटर लिस्ट, स्कूल रजिस्ट्रेशन फॉर्म और राशन कार्ड भी प्रदान किए गए थे। हिंदुओं ने 1984 में सिख परिवारों को अपनी जान और घरों को खतरे में डालकर आश्रय दिया और सिखों की रक्षा के लिए कॉलोनियों में दस्ते बनाए गए, लेकिन अभी हिंसा रुकी नहीं थी। 6 जुलाई 1987 की रात को हरियाणा रोडवेज की एक बस जिसका नंबर था HYE 1735 चंडीगढ़ से ऋषिकेश जा रही थी,
जिसमें सारे यात्री हिंदू थे सिवाय सिख ड्राइवर हरि सिंह के। इस बस को अचानक से कुछ खालिस्तानी मिलिटेंट्स द्वारा हाईजैक कर लिया जाता है और इसमें बैठे यात्रियों को लूटा जाता है और उन्हें सतनाम वाहिगुरु बोलने पर मजबूर किया जाता है। बस को जमलपुर और हसनपुर गांव के बीच में रुकवाकर सभी यात्रियों को बस के सेंटर में बैठने को कहते हैं और दोनों ओर से गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। इस हादसे में 38 हिंदुओं की मौत हो जाती है और लगभग 32 हिंदू बेहद जख्मी हो जाते हैं। इस बस में सावित्री देवी नाम की 28 वर्षीय महिला की भी मौत हो जाती है, पर वो अपनी 5 महीने की बच्ची को सीने से लपेटकर किसी तरह से उसकी जान बचाती है। और 34 साल बाद सज्जन कुमार को उम्र कैद की सजा सुनाई गई और साथ ही 5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। निर्लिप कौर, जिन्होंने अपने पिता को भीड़ द्वारा जिंदा जलाते हुए देखा था, 34 साल बाद न्याय के लिए कानून का धन्यवाद करते हुए रो पड़ी। 1990 के दशक में खालिस्तान आंदोलन कम होने लगा क्योंकि भारत सरकार ने सिख समुदाय के प्रति अधिक समझौतावादी दृष्टिकोण अपनाया। सरकार ने समुदाय की कुछ शिकायतों को दूर करने के लिए कदम उठाए, जैसे सेना में एक अलग सिख रेजिमेंट बनाना, पॉलिटिक्स में सिखों को बढ़ावा दिया गया और उसके बाद सिख प्रधानमंत्री भी बनाया गया। आज खालिस्तान आंदोलन एक सीमित आंदोलन बना हुआ है। कुछ लोग ही हैं जो एक स्वतंत्र सिख राज्य के लिए लगातार दंगा कर रहे हैं, जबकि भारत के भीतर अन्य सिख पहचान और संस्कृति को बढ़ावा देने पर अधिक ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। आज के समय फिर से एक इंसान है जो कि भिंडरा वाले की तरह पहनावा, उसकी तरह बात करना, भड़काऊ भाषण और भिंडरा वाले को अपना लीडर बताता है और खुलेआम कहता है कि मैं भारतीय नहीं हूँ और खालिस्तान की डिमांड करता है। इस इंसान का नाम है अमृतपाल सिंह। यूँ तो ये 1 साल पहले दुबई में था और वहाँ पग भी नहीं पहनता था, पर आज ये पंजाब की यूथ के बीच में फेमस हो गया है और इसके एक इशारे पर इसके फॉलोअर्स ने इसके दोस्त तूफान सिंह को पुलिस स्टेशन से छुड़वाने के लिए अजनाला पुलिस पर हमला कर दिया था, जिसमें लगभग 6 पुलिस वाले घायल हो गए थे। अमृतपाल ने बड़ी चालाकी से गुरु ग्रंथ साहिब को अपनी ढाल बना लिया, जिससे कि पुलिस उस पर कोई एक्शन ना ले सके, और अगर पुलिस एक्शन लेती तो गुरु ग्रंथ साहिब को नुकसान पहुंचता, जिससे कि खालिस्तानी सपोर्टर्स और अमृतपाल को दंगा करने के लिए एक और मौका मिल जाता। लेकिन गुरु के सच्चे बंदों को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई कि गुरु ग्रंथ साहिब को पुलिस चौकी क्यों ले जाया गया। इसका बुढ़ा दल और अन्य सिखों ने जमकर विरोध किया। आम लोग शांति से अपना जीवन बिता रहे होते हैं कि अमृतपाल जैसे लोग यूथ को भड़काकर हिंदुस्तान में दंगे भड़काने का काम करते हैं। ना ही हमें दोबारा भिंडरावाला चाहिए और ना ही सज्जन कुमार जैसे लोग। इन लोगों की वजह से 1984 में न जाने कितने आम सिख और हिंदुओं को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। हम लोगों को क्या करना चाहिए? आप और हमें ऐसे लोगों का बिल्कुल विरोध करना चाहिए और आपस में भाईचारा बना के रखना है। हिंदुस्तान को तोड़ने की कोशिश बहुत लोगों ने की, पर कोई सफल नहीं हो पाया, क्योंकि यहाँ शिव का निवास है तो गुरु का स्थान भी, राम जी की भूमि है तो अल्लाह की मीनार भी।